विल स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, फर्स्ट है इसमें ड्रग्स। तो ड्रग्स तो ऐसे केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। ठीक है, ये इंटरेक्ट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट के साथ और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेडिसिन्स के बारे में हम सभी जानते हैं। मेडिसिन्स, हम जब तबीयत खराब होती है हमारी तो जो दवाइयाँ लेते हैं वो मेडिसिन्स हैं। तो ड्रग्स विच प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक एंड यूजफुल बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, द यूज ऑफ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। ठीक है, ये होते हैं कीमो थेरेपी। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसमें फर्स्ट है फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट के बेस पर क्लासिफिकेशन ड्रग्स का। ये जो क्लासिफिकेशन है ये फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट पर बेस्ड होता है। ये डॉक्टर्स के लिए यूज़फुल होता है क्योंकि ये हमें होल रेंज ऑफ ड्रग्स जो अवेलेबल होती हैं किसी पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए वो प्रोवाइड करता है। जैसे एनाल्जेसिक्स में वो पेन किलिंग इफेक्ट को शो करती हैं, एंटीसेप्टिक्स जो होती हैं वो किल करती हैं और अरेस्ट करती हैं, रोकती हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन के बेस पर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, ये ड्रग किस तरीके से काम करती है उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे एंटीहिस्टामिन इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। नेक्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर की जो आपकी ड्रग है उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग विच क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड ऑफन सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे सल्फोनामाइड होते हैं, इनका कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होता है, ये है स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सल्फोनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट कि किस टारगेट जो ड्रग है उसका क्या टारगेट है, वो किस पर अपना इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, जो ड्रग्स हैं वो यूजुअली इंटरेक्ट करती हैं बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है। तो ये ड्रग टारगेट आपको पता होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये ड्रग टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट विद विच द ड्रग इंटरेक्ट। ये मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन होता है मेडिसिनल केमिस्ट के लिए। नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम्स क्या है? ऐसे प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स जो परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह, रोल परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का हमारी बॉडी में, वो एंजाइम्स हैं। देखिए, फर्स्ट है इसमें कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। कैटालाइटिक एक्टिविटी में जो एंजाइम है वो 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसका कि सबस्ट्रेट को पकड़ के रखना, होल्ड करना। ठीक है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन। जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो पकड़ती है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को एक सूटेबल पोजीशन पर, ताकि जो सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। ठीक है, जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है एंजाइम की थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन। मतलब कि जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है उनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन या डाइपोल इंटरेक्शन। आप देखते हैं सेकेंड फंक्शन एंजाइम का। सेकेंड फंक्शन है एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करना, जो अटैक करता है सबस्ट्रेट पर एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, ये एक्टिव साइट है, ये पूरा एंजाइम है आपका, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। ये जो सबस्ट्रेट है ये इस एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। तो ड्रग्स जो हैं वो ब्लॉक कर देती हैं बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। ड्रग्स जो हैं वो एंजाइम की बाइंडिंग साइट को, बाइंडिंग साइट मतलब ये जो एक्टिव साइट है इसको ब्लॉक कर देती हैं ड्रग। ये ड्रग है, ये इस एक्टिव साइट पर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये ड्रग अटैच हो गई तो सबस्ट्रेट आपका अटैच नहीं हो पाएगा उस पर, क्योंकि ड्रग अटैच हो गई है तो वो इनहिबिट कर दिया है सबस्ट्रेट को उसने। ठीक है, अब देखिए, बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाती है ड्रग और इनहिबिट करती है कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इस तरीके की ड्रग्स को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, ड्रग्स जो इनहिबिट करती हैं द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, 2 डिफरेंट वेज होते हैं उसके। ठीक है, फर्स्ट वे क्या है? ड्रग्स compete करती है नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ। क्या करती है? compete करती है ड्रग नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ। मतलब कि ये जो आपकी एक्टिव साइट है इस पर कौन अटैच होगा? ड्रग अटैच होगी या सबस्ट्रेट अटैच होगा? दोनों में कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, तो ड्रग्स compete with the natural substrate for their attachment on the active site of enzyme। इस तरीके की ड्रग्स को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए
ये है आपका ड्रग एंड सबस्ट्रेट कंपीटिंग फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ड्रग जो है वो ब्लॉक कर रही है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ड्रग्स एंड सबस्ट्रेट कंपीटिंग फॉर एक्टिव साइट। नेक्स्ट है, कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ ड्रग्स एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होती हैं, वो किसी और साइट पर एंजाइम के जाकर बाइंड हो जाती हैं, उसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। ओके, ये जो बाइंडिंग है इनहिबिटर की, इनहिबिटर मतलब ड्रग, एलोस्टेरिक साइट पर जब ड्रग बाइंड हो जाती है तब उसकी एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जब शेप चेंज हो गई तो जो सबस्ट्रेट है वो पहचान ही नहीं पाता है एक्टिव साइट कौन सी है। ठीक है, ये आपका एंजाइम है, ठीक है, ये इनहिबिटर है, ये एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर बाइंड हो गया। ठीक, एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर जब बाइंड हो गया तो जो एक्टिव साइट की ये शेप थी वो इस तरीके से हो गई, इनहिबिटर ने ऑक्यूपाई कर ली एलोस्टेरिक साइट को। ओके, इफ़ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन एंजाइम एंड इनहिबिटर, अगर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वो आसानी से नहीं टूट पाएगा, तो जो एंजाइम है वो परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, द बॉडी देन डिग्रेड्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और न्यू एंजाइम, उस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को बॉडी को डिग्रेड करना पड़ेगा और न्यू एंजाइम को फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो रिसेप्टर्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन्स धंसे हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से कि उनका जो छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है जिसमें एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, वो बाहर की तरफ होता है, सरफेस के बाहर की तरफ होता है मेम्ब्रेन के। ठीक है, आउटर सरफेस के बाहर की तरफ होता है एंड ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, ये आपकी एनिमल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हमने जूम करके दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, ये स्मॉल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, ये आउटर सरफेस है, इसका आउटर सरफेस है इधर वाला, और ये वाला इनर सरफेस है मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ये बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर की, ये वाली बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर की, ये देखिए बाइंडिंग साइट आउटर सरफेस के बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है, तो इस तरीके से ये बाहर की तरफ रहती है रिसेप्टर। ठीक है, ओके, देखिए ये रिसेप्टर प्रोटीन एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन विद इट्स एक्टिव साइट ओपनिंग ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल। ओके, आगे देखते हैं बॉडी में जो मैसेज है बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज जाता है और न्यूरॉन से मसल के बीच में जो मैसेज जाता है। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स उसको कम्युनिकेट करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, इन केमिकल्स को हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर्स आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर था उसकी ये बाइंडिंग साइट है, इस पर वो मैसेज आकर रिसीव होता है। ठीक है, टू एकोमोडेट अ मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस। देखिए ये क्या करता है, दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल, दस केमिकल मैसेंजर गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। अब देखिए, ये आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का, ये इनर सरफेस है, ये रिसेप्टर प्रोटीन है। ठीक है, ये बाइंडिंग साइट है इसकी, ये केमिकल मैसेंजर आ गया, केमिकल मैसेंजर है, ये यहाँ पर केमिकल मैसेंजर फिट हो रहा है इस जगह पर, और ये इसने मैसेज दिया, जो भी इसको मैसेज देना है ये इसने अंदर मैसेज दिया और फिर ये यहाँ से चला गया वापस। ठीक, जब मैसेज ये देकर वापस चला गया यहाँ पे, तो एक्टिव साइट ने अपनी शेप फिर से रीगेन कर ली। ठीक है, अब देखिए ये है रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर, रिसेप्टर ने केमिकल मैसेंजर को रिसीव किया, शेप रिसेप्टर की चेंज हो गई है, ये पहले इस तरीके से थी, अब ये ऐसी हो गई है, शेप चेंज हो गई आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर, फिर रिसेप्टर रीगेन्स स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर। ओके, आगे देखते हैं एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर साइट से। ठीक है, रिसेप्टर साइट से जो ड्रग्स बाइंड करते हैं और इनहिबिट कर देते हैं नेचुरल फंक्शन को, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ये यूज़फुल होते हैं जब हमें किसी मैसेज को रोकना होता है, तब हम एंटागोनिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नेचुरल मैसेंजर जो है उसको मिमिक करते हैं, मतलब उसको कॉपी करते हैं,
बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, रिसेप्टर पर ये चले जाते हैं एगोनिस्ट, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। ये कब यूजफुल होते हैं? जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी होती है, तब हम एगोनिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो एनाल्जेसिक्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होती हैं। ये अफेक्ट करती हैं मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। सबसे पहले है इसमें एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पेन को रिड्यूस करती हैं। दर्द वगैरह में हम एनाल्जेसिक्स का यूज़ करते हैं। कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट of consciousness, mental confusion, incoordination or paralysis or some other disturbances of nervous system are called analgesic। इनसे हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जो एनाल्जेसिक्स हैं उनको हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो नॉन एडिक्टिव होती हैं, इनकी हमें हैबिट नहीं होती है, जैसे एस्प्रिन है, पैरासीटामॉल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की, ठीक है। ये ड्रग्स इफेक्टिव है पेन, स्केलेटल पेन को रिलीफ करने के लिए, ठीक है, जैसे आर्थराइटिस की वजह से जो पेन होता है। ये ड्रग्स जो होती हैं उनके अदर इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे पैरासीटामॉल फीवर को रिड्यूस करती है, एस्प्रिन जो है वो प्लेटलेट के कोएगुलेशन को प्रिवेंट करती है। सेकंड है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं इनकी हमें हैबिट हो जाती है, ठीक है। ये हम थोड़ी सी डोज, स्मॉल डोज में लेते हैं हम इनको पेन को रिलीफ करने के लिए, और ये स्लीप प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जैसे एल्केलॉइड्स हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये इस क्लास से बिलोंग करती हैं। ये चीफली यूज़ होती हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है उसको रिलीव करने में, मतलब जो बहुत ज़्यादा जब पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज़ करती हैं। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन, हार्ट पेन होता है, कार्डियक पेन जिसको बोलते हैं, या पेन होता है टर्मिनल कैंसर में और चाइल्ड बर्थ में जो पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रैंकुलाइजर्स। क्या होते हैं ट्रैंकुलाइजर्स? केमिकल कंपाउंड्स की वो क्लास होती है जो यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, फैटीग, कोई टेंशन वगैरह में जब होता है व्यक्ति, माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ये एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट को रिलीव करती हैं बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग। एग्जाम्पल्स देखिए ट्रैंकुलाइजर्स के, क्लोरडाइएस्फॉक्साइड है, मैप्रोबैमेट है, ये रिलीव करते हैं टेंशन को। इप्रोनियाजेड है, फिनाल्जीन है, ये एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। बार्बिट्यूरेट्स होते हैं जैसे वेरोनल, एमाइटल, नैम्ब्यूटल, ल्यूमिनल, सेकोनल, ये हिप्नोटिक होते हैं, मतलब स्लीप को प्रोड्यूस करने वाले एजेंट्स हैं। इक्वेनल है, ये कंट्रोल करता है डिप्रेशन को और हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन का जो नेचुरल एक्शन है उसको इंटरफेयर करेंगे वो बाय कंपीटिंग विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर पर कौन बाइंड होगा, हिस्टामिन या एंटीहिस्टामिन? दोनों आपस में compete करते हैं, जहाँ पर हिस्टामिन जो है वो एक्सर्ट करता है अपना इफेक्ट इस रिसेप्टर पर कंपटीशन होता है उस रिसेप्टर के लिए, जिस रिसेप्टर पर हिस्टामिन अपना इफेक्ट शो करेगा उस रिसेप्टर के लिए compete करते हैं हिस्टामिन और एंटीहिस्टामिन। एग्जाम्पल देखिए ये ब्रोमफेनिरामाइन, टर्फेनाडीन, फेनारामाइन, मैलिएट, एविल जिसको बोलते हैं, एविल की गोली टैबलेट आती है, सिट्राजीन आती है, क्लोरफेनेरामाइन है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटीहिस्टामिन के। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल। अब देखिए एंटी माइक्रोबियल टेंड्स टू डिस्ट्रॉय करती हैं एंटी माइक्रोबियल और इनहिबिट करती हैं पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। और जैसे बैक्टीरिया है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, फंजाई हैं, एंटी फंगल ड्रग्स हैं, ठीक, और अदर पैरासाइट्स जैसे अदर पैरासाइट, एंटी पैरासिटिक ड्रग सेलेक्टिवली, जो एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं। फर्स्ट है इसमें एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, रोकते हैं या मार देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन ये ह्यूमन के जो लिविंग टिश्यूज़ हैं ना, हमारी स्किन जो है उस पर इनका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। एंटीसेप्टिक्स हम कोई भी घाव हो जाता है वुंड्स पर, कट पर, अल्सर पर या डिजीज्ड स्किन सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो 0.2% सॉल्यूशन है फिनॉल का,
याद रखेंगे 0.2% सॉल्यूशन है फिनॉल का, वो एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, डेटॉल में क्या होता है, डेटॉल भी एंटीसेप्टिक है। डेटॉल में होता क्या है, मिक्सचर है डेटॉल किसका, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का। बीथियोनॉल है। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है, 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ये कुछ कॉमन एंटीसेप्टिक्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट्स। अब डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, देखिए डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और स्टॉप करते हैं उनकी ग्रोथ को, लेकिन ये लिविंग टिश्यू पर अप्लाई नहीं हो सकते। लिविंग टिश्यू के लिए ये हार्मफुल होते हैं। ये किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्लोर पर, फर्श पर हमारे प्रेजेंट होते हैं, ड्रेन्स में, टॉयलेट्स वगैरह में। ठीक है, देखिए 1% फिनॉल क्या है, डिसइंफेक्टेंट, और अभी मैंने बताया 0.2% फिनॉल क्या था, सॉल्यूशन फिनॉल का क्या था, एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लोरीन इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वा सॉल्यूशन, डिसइंफेक्टेंट। SO2 इन वेरी लो कंसंट्रेशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। अब इसके बाद है एंटीबायोटिक्स। तो देखिए एंटीबायोटिक्स ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं होली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस विच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं ग्रोथ को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाय इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंटीबायोटिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। जो बैक्टीरिसाइडल होते हैं वो किल करते हैं, साइडल मीन्स किलिंग, इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। एग्जाम्पल पेनिसिलिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, फ्लॉक्सिसिन है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। ये स्टैटिक मतलब रोकना, ठीक है, साइडल मतलब किल करना, स्टैटिक मतलब रोकना, इनहिबिटरी इफेक्ट को शो करते हैं माइक्रोब्स पर, जैसे इरीथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकॉल एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए जो फुल रेंज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर जो एंटीबायोटिक्स अटैक करती हैं ना, उनकी जो फुल रेंज होती है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मार देती हैं या रोक देती हैं वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर असर करती हैं एंटीबायोटिक, उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, दोज इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो या तो ग्राम पॉजिटिव पर अफेक्ट करेंगी या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर अफेक्ट करेंगी, वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। जैसे देखिए जो एम्पीसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एमॉक्सिसिलिन है, क्लोरमफेनिकॉल है और फ्लॉक्सिसिन, ये तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। और जो पेनिसिलिन जी है ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को इन वुमेन। फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल क्या है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के, नोरेंथ्रिंड्रोन है, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, नोवेस्टेरॉल बोलते हैं इसको, माइफप्रिस्टोन। ठीक है, आगे देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते ये हमें। ठीक है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट होते हैं शुगर के फूड में, बेवरेजेस में, फूड में, स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होते हैं। कुछ कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जैसे सैक्रीन है। सैक्रीन क्या है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। ठीक है, ये यूज़फुल होती है शुगर सब्स्टिट्यूट की तरह फॉर डायबिटिक पर्सन। डायबिटिक पर्सन जो होते हैं वो शुगर तो ले नहीं सकते, तो उसको हम सैकरीन देते हैं क्योंकि वो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो शुगर की तरह ही उसका टेस्ट होता है। ठीक है, स्वीटनेस वैल्यू इसकी जो होती है वो शुगर से ज़्यादा होती है, इन सब की 550 टाइम्स ज़्यादा होती है सैकरीन की स्वीटनेस वैल्यू। एंड दोज हु नीड टू कंट्रोल देयर कैलोरी इनटेक, एस्पार्टेम इट इज़ मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड जो फॉर्म्ड होता है फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड से एंड फिनाइल एलानाइन से। एस्पार्टेम यूज होता है ओनली इन कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एज इट इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। जो इसकी एस्पार्टेम की स्वीटनेस वैल्यू है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है शुगर से। नेक्स्ट है एलिटेम, ये 2000 टाइम्स ज़्यादा इसकी स्वीटनेस वैल्यू है शुगर से। इट इज़ ए हाई पोटेंसी स्वीटनर। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज़ डिफिकल्ट व्हाइल यूजिंग एलिटेम। सुक्रोलोज, ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज की, ये स्टेबल होती है कुकिंग टेम्परेचर पर। इसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ऐड करते हैं हम फूड में
फूड मटेरियल में टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ. द मोस्ट कॉमन यूज्ड प्रिजर्वेटिव इंक्लूड टेबल सॉल्ट, वेजिटेटिव ऑयल, शुगर, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट. ओके, फूड प्रिजर्वेटिव ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड मटेरियल्स में हम ऐड करते हैं टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, उनको ख़राब होने से रोकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं. जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव है वो है टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल, शुगर, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट. नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स जो फूड में यूज़ होते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फूड एडिटिव्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में बाय रिटार्डिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड. ऑक्सीजन का एक्शन जो होता है फूड पर, तभी फूड खराब होता है. तो ऑक्सीजन के एक्शन को फूड पर रोकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. ये मोर रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स ऑक्सीजन देन द फूड मटेरियल. फूड मटेरियल पर ऑक्सीजन एक्ट करता है, तो फूड मटेरियल पर जितना रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा रिएक्टिव ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, तो ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट पर रिएक्शन कर लेती है, फूड मटेरियल को ऐसे ही छोड़ देती है. जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टॉलीन है BHT एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल है. तो BHA जो है ये ऐड होता है बटर में उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है एंटासिड क्या होते हैं. तो केमिकल सब्सटेंसेस जो रिमूव करते हैं एक्सेस एसिड को. हमारे स्टमक में जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है तो pH उसका कम हो जाता है, तो pH को बढ़ा देते हैं एंटासिड और एक्सेस एसिड को रिमूव कर देते हैं. जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, रैनिटिडीन एक्सेट्रा है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होती हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के. सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट आर फाउंड बाय हीटिंग फैट. ऐसे सोप जिसमें सोडियम सॉल्ट होता है वो फैट की हीटिंग करके बनते हैं, जैसे ग्लीसरीन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. ये ग्लीसरल ईस्टर है, स्टेरिक एसिड ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड का है, फैट है स्टेरिक एसिड, उसका ये ईस्टर है ग्लिसरल. ठीक है, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव हो गया. ठीक है, ये यहाँ पर आ गया C17H35 COO, Na के साथ रिएक्ट कर लिया इसने. ठीक है, और ये जो है वो Na के साथ रिएक्ट कर लिया. ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया. ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन में जो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है आर हाइड्रोलाइज्ड एंड द सोप इज ऑब्टेन्ड इन द कोलाइडल फॉर्म. इट इज़ प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड. जो सॉल्यूशन बचा हुआ है आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन्स ग्लीसरॉल विच कैन बी रिकवर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सोप अच्छे क्लींजिंग एजेंट होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं मीन्स उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सोप्स हैव 2 डिसएडवांटेज. अब देखते हैं कि सोप के डिसएडवांटेज क्या होते हैं. तो सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर. फर्स्ट डिसएडवांटेज तो यही है इसका कि सोप को हम हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में वो इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सोप को बना लेते हैं. ठीक है, देखिए ये है सोप, ये CaCl2 है इसमें प्रेजेंट, हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस, इसने NaCl बनाया और ये इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टेरेट बना लिया. जो इनसॉल्युबल सोप बना, ये इनसॉल्युबल जो सोप बना ये सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है स्कम के फॉर्म में पानी में. ठीक है, एंड हेंस अ पार्ट ऑफ सोप इज वेस्टेड. तो इससे बहुत सारा मतलब कुछ पार्ट जो होता है सोप का वो वेस्ट हो जाता है. इनफैक्ट ये जो स्कम क्रिएट्स करती है, स्कम जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट करती है वॉशिंग को, मतलब वॉशिंग होने नहीं देती है स्कम ये. ठीक है, अब देखिए बिकॉज द प्रेसिपिटेट्स ऑफ दीज सोप्स, इस सोप्स के जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये अडेयर मतलब चिपक जाते हैं फाइबर से क्लोथ के as gummy mass. Soap cannot be used in acidic solution as acid present in the solution precipitate the insoluble free fatty acid. इनसॉल्युबल फ्री फैटी एसिड जो चिपक जाते हैं फैब्रिक से एंड डिक्रीज कर देती हैं एबिलिटी ऑफ सोप टू रिमूव ऑयल फ्रॉम द फैब्रिक. ओके, नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. ये लास्ट पार्ट है इसका. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्लींजिंग एक्शन एजेंट तो होते हैं, क्लींजिंग एजेंट होते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट जिनकी सारी प्रॉपर्टीज सोप की तरह ही होती हैं, लेकिन ये एक्चुअली में सोप नहीं होती हैं. ठीक है, दीज कैन बी यूज्ड बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर.
जैसे हम सोप को हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं उनको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये फोम बनाते हैं, झाग बनाते हैं हार्ड वाटर में भी। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, एनाइनिक, कैटाइनिक और नॉन आयनिक। ठीक है, सबसे पहले है एनाइनिक डिटर्जेंट्स। ये जो होते हैं इनका नाम एनाइनिक डिटर्जेंट्स इसलिए होता है क्योंकि जो लार्ज पार्ट होता है इस मॉलिक्यूल का वो एनायनिक होते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ द एनाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होता है क्लींजिंग एक्शन में। ठीक है, अब ये होते क्या है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है हमें, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डोडेसाइल सल्फोनेट। ठीक है, अब जो एनाइनिक डिटर्जेंट्स होते हैं यूज़ कहाँ होते हैं, हाउस होल्ड वर्क में और टूथपेस्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है, कैटाइनिक डिटर्जेंट्स पर आते हैं। ये कैटाइनिक डिटर्जेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनका लार्ज पार्ट, इनके मॉलिक्यूल्स का लार्ज पार्ट कैटाइंस होते हैं, एंड इट इज़ द कैटाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होता है। कैटाइनिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं अमीन्स के विद एसिडेट्स। ठीक है, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एस एनाइंस। ठीक, अब एग्जाम्पल है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये कैटाइनिक डिटर्जेंट है, यूज़ होते हैं कहाँ पर, हेयर कंडीशनर्स में। जो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स हैं वो जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और लिमिटेड यूज़ होता है इनका। जो कंडीशनर्स होते हैं ना, हेयर कंडीशनर वगैरह, उसमें यूज़ होते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, इनमें कोई भी आयन नहीं प्रेजेंट होता है। ये होते क्या है, ईस्टर होते हैं, ये हाई मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल के। ठीक है, वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड जब स्टेरिक एसिड रिएक्ट करता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, तब ये बनते हैं। और ये यूज़ कहाँ होते हैं, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स की तरह, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं, नॉन आयनिक टाइप। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होती है डिटर्जेंट्स के यूज़ में वो क्या है कि इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती है चेन तो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो स्लो डिग्रेडेशन होता है डिटर्जेंट्स का, जिसकी वजह से वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड दिस कॉजेज वाटर पोल्यूशन। अनब्रांच चेन कैन बी बायोडिग्रेडेड मोर इजीली। जो अनब्रांच चेन होती है वो बायोडिग्रेडेबल हो जाती है आसानी से और वो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, ओके, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।